हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, सोशोलॉजिकल थिंकर का जो हम लोग वीडियो लेकर चल रहे थे उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं रेडक्लिफ ब्राउन को। रेडक्लिफ ब्राउन के दो सिद्धांतों को हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला प्रकार्यवाद और दूसरा नातेदारी व्यवस्था। इसके साथ ही हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन की जो कृति है उसके बारे में, मतलब जो किताब उन्होंने लिखा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरा एक डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे। मैं बता दूं कि यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार जितना थिंकर पढ़ना था वो हमने देख लिया है। कुछ थिंकर और भी हमने देखे थे जो पीएससी सिलेबस और यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार था। अब जो भी थिंकर चलेगा वो या तो पीएससी एग्ज़ाम या यूजीसी नेट, इन दोनों के संदर्भों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सारे चीज़ को समेटते हुए देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन को। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, जितना भी थिंकर का वीडियो मैंने बनाया है आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि आप अगर प्लेलिस्ट में ढूंढने जाइए तो बहुत ज़्यादा नीचे है। साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो इसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ये अभी चलेगा यूजीसी नेट में जो सोशोलॉजिकल थिंकर पढ़ना है और पीएससी में उसको। साथ ही अब मैं यूपीएससी के संदर्भ में जो भी सोशोलॉजी में छोड़ा था जहाँ से, वहाँ से फिर शुरू करूँगा, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा कर लें तो उनका जन्म हुआ था 1881 में और मृत्यु हुआ था 1955 में। जन्म इनका कहाँ हुआ था तो बात किया जाए जन्म का, था इंग्लैंड में बर्मिंघम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ग्राहमस्टाउन में इनका मृत्यु हुआ था। तो जन्म हुआ इंग्लैंड में, मृत्यु हुआ दक्षिण अफ्रीका में। ये 1908 में अंडमान द्वीप में क्षेत्रीय शोध कार्य करने के लिए आए थे, तो इसलिए भारत में ये फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा मानव शास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, तो वो कोई इतना बड़ा समाजशास्त्री अंडमान निकोबार द्वीप में जाकर वहाँ क्षेत्रीय शोध करे, एक बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है कि ये इनका सोच जो था, विचार जो था, बहुत क्रांतिकारी था। ये मतलब चीज़ों को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से सोचते थे, इसीलिए इनका नाम एनार्की ब्राउन पड़ गया था। तो एनार्की ब्राउन नाम किनका था? तो रेडक्लिफ ब्राउन का ही नाम एनार्की ब्राउन था। चलिए इनकी रचना को देख लेते हैं, कौन कौन सा कृति यानी कौन कौन सा रचना इन्होंने लिखा है। पहला इन्होंने लिखा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स 1931 में। पहला सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। सेकेंड द अंडमान आइसलैंडर्स 1908 में। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1936 में। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में। द ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 में। तो ये सारी कृति है रेडक्लिफ ब्राउन का। यूजीसी नेट एग्जाम में आते रहता है तो इसको रट लीजिएगा आप लोग। पीजीटीवी एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्राउन के प्रकार्यवाद पर बढ़ते हैं। ब्राउन के प्रकार्यवाद पर बढ़ने से पहले हम लोग प्रकार्यवाद को समझ लेते हैं। क्या होता है प्रकार्यवाद? इसकी चर्चा हम लोग लगातार किए हैं। तो प्रकार्यवाद, देखिए, जब भी थिंकर को पढ़िएगा तो दो प्रकार के थिंकर आपको सामान्यतः मिलेंगे। एक प्रकार्यवादी थिंकर और एक संघर्षवादी थिंकर, मतलब सिद्धांतकार। प्रकार्यवादी क्या बोलते हैं? तो जो भी काम चल रहा है, जो भी समाज में काम हो रहा है, सब अच्छा है। मतलब वो समाज को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ये काम हो रहा है और सारा सिस्टम कोई ना कोई प्रकार करने में कहीं ना कहीं से लगा हुआ है। तो ये प्रकार्यवादी सिद्धांत है। मतलब सब में अच्छा अच्छा देखने की संकल्पना जो है वो प्रकार्यवाद से जोड़ती है। वहीं संघर्षवादी विचारधारा वाले लोग हमेशा हर चीज़ में संघर्ष देखते हैं और प्रकारवादी विचारधारा वाले लोग हमेशा हर चीज़ में अच्छा मानते हैं। उसी में से एक है थिंकर ब्राउन, जो प्रकारवादी विचारधारा के प्रति मतलब आगे बढ़ाते हैं, प्रकारवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते हैं। इन पर एक थिंकर का है जो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, और उन थिंकर का क्या नाम है? तो उनका नाम है दुर्खाइम। आपको पता होगा दुर्खाइम भी प्रख्यात प्रकारवादी माने जाते हैं। और उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं से सीखते हुए ब्राउन भी आगे बढ़े। तो यहाँ सीधा दिया हुआ है ब्राउन दुर्खाइम से प्रभावित थे। अब प्रकारवाद का सर्वप्रथम सन 1895 में दुर्खिम ने ही प्रतिपादित किया था, जिसको आगे ब्राउन ने प्रकारवाद में दुर्खिम की सामाजिक आवश्यकताओं के स्थान पर एक नई संकल्पना को लेकर आए। दुर्खिम बोलते हैं सामाजिक आवश्यकता है प्रकारवाद,
जबकि ब्राउन इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहते हैं समाज की आवश्यक दशाओं की बात करता है प्रकार्यवाद, न कि सामाजिक आवश्यकता की। कहते हैं उसी क्रम में ये बात को सिर्फ बदल देते हैं थोड़ा सा, आवश्यक दशाओं के कारण ही प्रकार्यवाद जो है वो ज़रूरत पड़ता है समाज में। दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो खाना, रहना, पीना, रोना, हंसना, खाना, बहुत सारी दशाएं हैं। जीवन जीने के हर तरीके में प्रकार्यवाद का ज़रूरत पड़ता है। एक दूसरे के साथ कार्य करने का, एक दूसरे के साथ रहने का, आने जाने का ज़रूरत पड़ता है, और यही दशाएं हैं वो प्रकार्यवाद के संदर्भ में देखते हैं कौन? ब्राउन। जबकि दुर्खिम क्या देखते हैं? तो आवश्यकताओं का बात करते हैं कि आवश्यकताओं के आधार पर यह प्रकार्यवाद काम करता है समाज में, जबकि आवश्यक दशाओं की बात करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। कहते हैं आवश्यक दशाओं की बात करते हैं जिनकी पूर्ति समाज के अंगों द्वारा की जाती है, अतः एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को दिया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार्य है। अब देखिए, बहुत बड़े स्तर पर नहीं देखते हैं, बहुत छोटे स्तर पर देख रहे हैं। आप मेरे को देख रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे होंगे। हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है और सभी कुछ न कुछ प्रकार्य करते हैं, और कोई सा भी अंग अगर वो एक प्रकार्य करना बंद कर दे तो हमारा शरीर लगेगा कि जैसे आधा अधूरा है। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को दिया जाने वाला योगदान ही प्रकार्य है। मतलब छोटा छोटा योगदान ही मिलकर प्रकार्य बनता है, और ये योगदान ही प्रकार्य कहलाता है। अब सोचिए, हम देख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार्य है, मैं बोल रहा हूँ ये भी एक प्रकार्य है, और ये छोटा छोटा ही तो चीज़ है। इतने सारे बड़े अंग में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो काम कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। तो इसी को ये प्रकार्य की बात करते हैं। ऐसे भी सबसे अच्छा उदाहरण लेना हो तो अपने शरीर का ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें विभिन्न इकाई मिलकर काम कर रहे हैं और शरीर को आगे बढ़ा रहे हैं, गतिशील बनाए हुए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राउन प्रकार्यवाद को व्यवस्था निर्धारण तथा व्यवस्था पोषक कार्यकलाप के रूप में कार्यकलाप के प्रकार के रूप में परिभाषित करते हैं। अब यहाँ एक शब्द देखिए क्या कह रहा है, प्रकार्यवाद को व्यवस्था निर्धारण। देखिए, प्रकारवाद व्यवस्था को निर्धारित करता है, अगर प्रकार्य न हो तो व्यवस्था ना चले, ऐसा ब्राउन कहते हैं। और व्यवस्था का पोषक भी है, मतलब ये खींचने का भी काम करता है। प्रकार के द्वारा व्यवस्था निर्धारित होती है, कैसी व्यवस्था होगी, नहीं होगी, और इसको आगे भी बढ़ाएगा कौन? तो वो प्रकार्य ही बढ़ाएगा। और इसी रूप में ये इसको परिभाषित भी करते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है सामाजिक जीवन आधारभूत में व्यवस्थाओं में समाविष्ट होता है। मतलब हमारा जो पूरा सामाजिक जीवन है वो व्यवस्था के अंतर्गत मिला जुला रहता है, और उस व्यवस्था को संचालित करने में प्रकार्य की भूमिका होती है। इसी बात को वो प्रकार्यवाद के माध्यम से समझाना चाहते हैं। कुछ और बात करते हैं, वो दुर्खिम बोलते हैं कि इस प्रकार्यवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए समाज में कुछ क्रियाकलाप होता है, जैसे एकीकरण होगा, और इस एकीकरण को बनाए रखने के लिए निरंतरता काम करता है। मतलब निरंतर रूप से इसको आगे बढ़ाने, ये भी एक तत्व है जो समाज में प्रकार्य को व्यवस्थित करने के लिए क्या जरूरी है, तो एकीकरण होना चाहिए। एकीकरण को संचालित करने के लिए निरंतरता होनी चाहिए, और निरंतरता की पहचान होती है। मतलब वो कहते हैं कि देखिए, हमारा समाज चलते आइए, समाज में एकीकरण होगा तभी तो प्रकार्य होगा, नहीं तो क्यों प्रकार्य होगा। हमारा शरीर में एकीकरण है, सब अपने स्थान पर हैं, तभी तो प्रकार्य कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। तो ये बात करते हैं कि एकीकरण का प्रकारवाद का एक तत्व है, और इस एकीकरण में निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहा है, कल काम करना है, ख़त्म कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसका एक अपना पहचान होता है। देखिए ना, हमारे शरीर का अलग अलग पहचान है, हमारे समाज में अलग अलग पहचान है, तो इसके आधार पर ही प्रकार्य होता है। इसकी भी बात करते हैं ब्राउन। और इसी के संदर्भ में आगे बोलते हैं, संरचना और प्रकार्य को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में ये मापते हैं। कहते हैं कि एक ही सिक्के को दो पहलू के रूप में जुड़ा हुआ मानते हैं, तथा जीव विज्ञान में इसके लिए दो शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। ये जीव विज्ञान के आधार पर दो शब्दावली बनाते हैं। क्या? तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र। ये कौन सा शब्दावली हो गया? तो जीव विज्ञान का शब्दावली हो गया। ये तो समाजशास्त्र में आपको दिखेगा नहीं। किसके लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र के प्रयोग करते हैं? तो सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र यानी सोशल मॉर्फोलॉजी का प्रयोग करते हैं। वहीं सामाजिक प्रकार के लिए ये सामाजिक शरीर शास्त्र यानी सोशल साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र में होता क्या है। तो जैसा कि हमने देखा, सामाजिक संरचना के संदर्भ में यह बात करेगा, यानी समाज में तुलनात्मक स्वरूप हो। अब समाज के विभिन्न स्वरूप हैं, कोई बड़ा समूह है, कोई छोटा समूह है, कई धार्मिक समूह है, तो कहीं
राजनीतिक समूह हैं तो ये विभिन्न स्वरूप अर्थात उनके वर्गीकरण और उनके प्रकार की बात करता है। ये कैसा वर्गीकरण है, किस प्रकार का है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, इन सारे संदर्भों को सामाजिक स्वरूप शास्त्र के रूप में देखते हैं ये। वहीं सामाजिक शरीर शास्त्र में यानी सामाजिक प्रकार के रूप में से तात्पर्य सामाजिक विषयों जैसे नैतिकता, कानून, शिष्टाचार, धर्म, सरकार, शिक्षा आदि के सम्मिलित स्वरूप को ये देखते हैं। किसी के आधार पर तो प्रकार होता है, नैतिकता के आधार पर प्रकार होता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कानून है उसके अनुसार अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ठीक, गलत काम करते हैं तो कानून के अनुसार दंड मिलेगा। तो ये बात दो शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं ब्राउन, सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र का। इसी में सामाजिक शरीर शास्त्र में शिक्षा इत्यादि को सम्मिलित करते हैं और ये सामाजिक विषय उन जटिल यांत्रिकी यानी संरचना के अंग हैं जिनके द्वारा सामाजिक संरचना जो है अस्तित्व बना रहता है। सामाजिक संरचना का अस्तित्व क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और नियमित रूप से होती हैं। इनको करने के लिए एक संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है ताकि ये चीज़ें संचालित हो और हमारा प्रकार्य चलता रहे। क्योंकि ब्राउन का तो फोकस ही प्रकार्य पर था और प्रकार के संदर्भ में कहते हैं कि इन सारे प्रकार्यों के कारण हमारी व्यवस्था चलती रहती है, इन व्यवस्थाओं को के कारण ही संरचना का अस्तित्व भी बना रहता है। मतलब प्रकार्य होता है तभी संरचना है। आगे कहते हैं एक समुदाय का सामाजिक जीवन संरचना का ही प्रकार्य है। मतलब जब संरचना में जो प्रकार्य होता है उसी के आधार पर एक समुदाय का जीवन चलता है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसी बात को इन्होंने जो प्रकार को लेकर इतना सारा बात कहा है, इसी को लेकर आलोचना भी होती है और सबसे बड़े आलोचक हैं मर्टन। मर्टन क्या कहते हैं? तो मर्टन कहते हैं प्रकारवादी के अनुसार सभी इकाइयाँ प्रकार करती हैं, जो कि गलत है। जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार इकाइयाँ प्रकार करें। हो सकता है मेरा एक हाथ कटा हुआ हो तब भी एक हाथ से मैं काम चला लूँ, मेरा एक दांत टूटा हुआ हो तभी मैं खाना खा लूँ, है ना, हो सकता है कुछ भी। तो ये कहते हैं ये गलत है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार ही करें। आगे इसी बात को बढ़ाते हैं, वो कहते हैं प्रकारवादियों का सार्वभौमिक प्रकार की अवधारणा सही नहीं है कि सभी जगह प्रकार होगा ही होगा। विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रकार नहीं भी किया जाता है, अलग अलग इकाइयाँ अलग अलग प्रकार के प्रकार करती हैं। तो इस रूप में इसकी आलोचना होती है। सेकेंड आलोचना क्या होता है? तो प्रकारवादी के अनुसार एक इकाई एक प्रकार करती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक इकाई कई प्रकार कर लेती है, जैसे मैं ही बहुत सारे प्रकार कर लेता हूँ, आप भी बहुत सारे प्रकार कर ले होते होंगे। तो ये बातें इनका आलोचना में आता है रेडक्लिफ ब्राउन के। अब अगला स्टेप पे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत पे बढ़ते हैं, वो है नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम। किनशिप सिस्टम को रेडक्लिफ ब्राउन कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे बताते हैं? तो ये अपने दो पुस्तकों के माध्यम से, एक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज जो 1950 में लिखते हैं, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी जो 1952 में लिखते हैं। इन दोनों किताबों में वो नातेदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। इसके क्रम में रेडक्लिफ ब्राउन ने अफ्रीका की थांगू और बाटू जनजाति, कौन कौन सी जनजाति, थांगू और बाटू जनजाति का अध्ययन किया और ब्राउन ने नातेदारी व्यवस्था को एक विधि व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि जैसे एक विधि व्यवस्था है जो निर्धारित करती है, जो समाज को, व्यक्ति को निर्धारित करती है। इस रूप में यह नातेदारी व्यवस्था को ब्राउन देखते हैं, जिससे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और इसी को यह नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। और इसमें दो प्रकार की एकता पाई जाती है, ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं। किसमें? नातेदारी व्यवस्था में दो प्रकार की एकता पाई जाती है। कौन कौन सी एकता है ये? तो ये है सहोदर एकता, कजन यूनिटी, और एक है वंश एकता। अब आप देखते होंगे हम अपने भाईचारे में कितना ज़्यादा बंधे होते हैं कि मेरा भाई है, मेरा चचेरा भाई है, मेरा मौसेरा भाई है। ये सारे जो यूनिटी है ये कैसे होता है? तो ये हमारे नातेदारी व्यवस्था में होता है। इसी तरह वंश एकता, मतलब एक वंश के आधार पर बहुत सारा समाज, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं कि इस वंश के हैं, हम उस वंश के हैं। तो ये सारा क्या है? यूनिटी प्रदान करता है, एकता लाता है समाज में, लोगों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राउन के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वो नातेदार या रिश्तेदार सम्मिलित हैं जो कि विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी ये नातेदारी को दो रूपों में बात करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। कौन कौन सा दो स्वरूप है? एक है विवाह संबंधी और एक है रक्त संबंधी, जिसको विवाह संबंधी को एफिनल किनशिप बोला जाता है, रक्त संबंधी को कॉन्सेंजुइन किनशिप बोला जाता है। उच्चारण गलत हो सकता है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये दो प्रकार के नातेदारी की बात करते हैं, एक है विवाह संबंधी और एक है रक्त संबंधी। और विवाह संबंधी और रक्त संबंधी क्या है ये बतलाना भी ज़रूरी होगा, तब तो फिर आप पर गर्व है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नातेदारी व्यवस्था में दो रिश्तेदारों के बीच संबंध या व्यवहार के कुछ निश्चित
सामाजिक नियम या रीतियाँ होती हैं और इसी को समाज की नातेदारी की रीतियाँ कहा जाता है। कोई भी नातेदारी व्यवस्था कुछ नीतियों, कुछ नियमों के द्वारा संचालित होती हैं, जिसमें उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है और कुछ उनमें छूट भी दिया जाता है। और ईब्स की बात ब्राउन करते हैं कि हर नातेदारी व्यवस्था में दो रिश्तेदारों के बीच जो संबंध निर्धारित होता है, उन संबंधों के बीच भी कुछ निश्चित नियम होता है और उस निश्चित नियमों या रीतियों के आधार पर ही वो नातेदारी व्यवस्था चलती है। और इसी रीतियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला परिहार और दूसरा परिहास। परिहार मतलब एवॉइडेंस, मतलब जितना से जितना हो सके अवॉइड कीजिए, दूर रखिए। और एक होता है परिहास, मतलब जो कि जितना से जितना हो सके नज़दीक जाइए, हंसी मजाक कीजिए, खुल कर रहिए। यानी एक नेतादारी व्यवस्था में ये दोनों स्वरूप को संचालित करते हैं। जहाँ एक तरफ आप परिहार की व्यवस्था में आएंगे, अलग थलग पड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यवस्था भी आ जाएगा जो आपसे जुड़ने चला आएगा। तो समाज व्यवस्थित रहेगा, प्रकार्य होता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। तो चलिए, अब परिहार क्या है? दो व्यक्तियों के बीच ऐसा रिश्ता जिसमें निश्चित संबंध होते हैं। कोई भी निश्चित संबंध हो गया, जैसे साढ़ू का मतलब देखिए, अपने घर में जाएंगे, आपके छोटे भाई का शादी होगा तो उनकी पत्नी का जो उनको बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, रिश्ता तो मुझे बहुत कम ही ध्यान रहता है तब भी, तो उनके बीच देखिएगा तो वो जैसे सबसे सरल देखिए, ससुर और बहू का रिश्ता जो होता है उसमें अवॉइडेंस होता है, उसको आप हंसी मजाक में नहीं ले सकते हैं। तो ये जो होता है, और एक रिश्ता होता है देवर भाभी का, उसमें हंसी मजाक होता है, तो कहीं अवॉइडेंस है, कहीं जोकिंग है, मतलब परिहास है। तो कहते हैं ऐसा रिश्ता जिसमें निश्चित संबंध होते हैं, साथ ही इस बात का निर्देश देते हैं कि एक दूसरे से दूर रहें, पारस्परिक अंतःक्रिया यथासंभव प्रत्यक्ष आमने सामने रहते हुए सक्रिय भाग न लें, बल्कि लुक छिप कर, या फिर लुक छिप का मतलब ये हुआ कि आप पीछे से डायरेक्टली नहीं, मतलब किन्हीं के द्वारा उनसे कहला सकते हैं। और इसी क्रम में ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है, ये भी उठ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ऐसे रिश्तों में द्वेष, ईर्ष्या की भावना हो जा सकती है और इसी से बचने के लिए अवॉइडेंस की बात करते हैं ब्राउन। लेकिन परिहास की बात करते हैं, कहते हैं हर रिश्ता में अगर सिर्फ बैरियर लगाइएगा तो काम नहीं चलेगा, कुछ रिश्तों में खुलापन भी होना चाहिए। और वो देवर भाभी का रिश्ता, जीजा साली का रिश्ता में आराम से दिखता है। यानी परिहास की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, दो व्यक्तियों के मधुर संपर्क या संबंध सूत्र में बांधता है यह। ब्राउन परिहास संबंधों का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि ये जोड़ने का काम करता है, कुछ रिश्तों को दूर रखने का काम करता है, कुछ रिश्तों को जोड़ने का काम करता है, नज़दीक लाने का काम करता है, और ये नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये था ब्राउन का प्रकार्यवाद और नातेदारी व्यवस्था। अब अगले बार किसी नए थिंकर के साथ आऊँगा, फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।